हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल चैनल बाय विजय कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण है। बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। आज हम लोग इस नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। आइए हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण जानने से पहले आपको इसी चैप्टर के इसी बुक के अध्याय 2 में जाना होगा जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। आपने बहुपद के बारे में पढ़ा होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, कि वह पद जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। तो जो इसमें आपने बहुपद में जो बहुपद का आपने व्यापक रूप पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस सी, ये आपने पढ़ा था बहुपद का व्यापक रूप, जहां पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या था बहुपद, जो कि आप अध्याय 2 में ही पढ़ के आ चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। वह पद जिसमें दो या दो से अधिक पद होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद का आपने व्यापक रूप पढ़ा था एक चर वाले में कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू बस ax² प्लस bx प्लस सी, जहां पर a b c एक वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0। अब आइए, यदि हम इसी बहुपद के बराबर 0 लिख दें, इसी बहुपद के बराबर क्या लिख देंगे 0, तो इसे समीकरण बन जाता है। तो इसे क्या बन जाएगा अब समीकरण। अब समीकरण में हमको पढ़ना है दो घात समीकरण। तो नाम से स्पष्ट है कितने घात का समीकरण होना चाहिए, दो घात का। तो वह समीकरण, तो दो घात समीकरण किसे कहते हैं, वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम दो घात समीकरण कहते हैं। हमने क्या बताया, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, अधिकतम घात बराबर कितनी होनी चाहिए 2। यदि किसी समीकरण का अधिकतम घात 2 है तो उसे हम दो घात समीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दो घात समीकरण समझ में आया। ये बहुपद था, यदि बहुपद के बराबर 0 लिख दें तो उसे हम समीकरण कहते हैं। और यदि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अतः द्विघात समीकरण का ये है स्वरूप एक होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस समीकरण को bx प्लस सी प्लस ax² इज इक्वल टू 0, तब भी ये द्विघात समीकरण होगा। या ऐसे लिख दिया जाए c प्लस bx प्लस ax², तब भी ये इज इक्वल टू 0, तब भी ये दो घात समीकरण ही होगा। लेकिन ये जो दोनों लिखे गए हैं ये समीकरण का मानक रूप नहीं है। एक होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो दो घात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, यदि हम इनके घातों को घटते हुए क्रम में लिख दें, अर्थात अवरोही क्रम में लिख देते हैं, तो उसे हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा था ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। आइए, इसका क्या मतलब है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है, क्योंकि ए बी सी इसलिए वास्तविक संख्याएं कहा गया क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई गिनती होती है, भले ही ना लिखी गई हो। जैसे आप देखिए x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सी पे तो कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, या नहीं भी लिखा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, 0 हो जाएगा यहाँ पे। बस बहरहाल हमने यहाँ पे लिख दिया 1। तो क्या हमने कहा ए बी सी वास्तविक संख्या,
क्या यहाँ पे कोई संख्या नहीं है? यहाँ पे संख्या है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब भी इसके बगल में कोई संख्या नहीं दिखे आपको, तो आपको मानना है कितना है, एक है। ऐसे यहाँ भी एक है, तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि ए बी सी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। ये क्यों लिखा गया कि ए नॉट इक्वल टू 0? इसलिए ये लिखा गया यदि ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, यदि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो देखिए आप इसमें यदि ए गुणे यहाँ पे 0 हो जाए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये तो मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करें तो उसका मान 0 ही आएगा। तो ये तो हो गया 0, तो बचा क्या, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या अब ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। तब ये कौन सा समीकरण बन जाता है, रैखिक समीकरण। और हम पढ़ रहे हैं दो घात समीकरण, इसलिए यहाँ पे द्विघात समीकरण होने के लिए इसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर किसी भी समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो और द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं 0 है, यहाँ आपको बता दिया गया। यदि ये 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू समाप्त हो जाएगी और बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो कि रैखिक समीकरण होगा, द्विघात नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी समीकरण 2 घात का है तो उसकी अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ठीक, ये भी समझ में आ गया है। हमने बताया समीकरण इस टाइप का लिखा है तब भी द्विघात समीकरण होगा, लेकिन इसका मानक रूप जो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा। तो मानक रूप क्या होता है, हमने ये भी बताया कि यदि इन समीकरणों को, इनके घातों को, इन समीकरण के जो चर होती है, गिनती होती है, चर की घात को अगर आप घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं समीकरण का मानक रूप। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई। इस चैप्टर में जो हम पहले अध्याय में प्रश्नावली 1 में पढ़ेंगे, इसमें केवल आपको ये पहचानना होगा कि कोई भी समीकरण 2 घात का है या नहीं है, अर्थात कोई समीकरण द्विघात है या नहीं है। अब देखेंगे उस समीकरण में, यदि इस समीकरण में अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 होती है तो उसे हम 2 घात समीकरण कहते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं अब 2 घात समीकरण क्या होता है। इस 2 घात समीकरण को, इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमको इसमें कुछ सूत्र को भी जानना बहुत ही आवश्यक है। बिना इस सूत्र की सहायता से हम ये नहीं जान पाएंगे कि इसमें, आइए हम लोग देखते हैं इसमें कुछ सूत्र का प्रयोग होना है। इस सवाल को हल करने से पहले यहाँ पे कुछ सूत्रों का प्रयोग होगा, इसलिए हम केवल उन्हीं सूत्रों को यहाँ पे बता रहे हैं जो इनमें प्रयोग होता है। बाकी सूत्र तो कई सारे होते हैं बीजगणित में, लेकिन हम केवल यहाँ पे आपको 5 सूत्र ही बताएंगे। इन्हीं 5 सूत्रों का प्रयोग इस समीकरण में होना है। आइए देखते हैं। लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी इसको जानते हैं, क्योंकि कक्षा 8, 9 में भी इस सूत्र को पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है। तो होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि इस टाइप का कोई भी इसमें संख्या लिखी गई हो तो उससे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी तरह से यदि a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। इसी तरह से यदि a माइनस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी। ये 5 सूत्र हैं। इन्हीं 5 सूत्रों का प्रयोग इन सवाल में हल करने के लिए, इन सवालों को हल करने में प्रयोग होगा। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं प्रश्नावली 4.1 के सवालों को। इसमें क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आपको बताना होगा कि क्या ये समीकरण जो ये संख्या यहाँ पे लिखी गई है, क्या ये 2 घात समीकरण है या नहीं।
तो सबसे पहले हम बनाएंगे इन समीकरणों को इसके मानक रूप में। मानक रूप क्या बताया हमने, इसके घातों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे और देखेंगे इस समीकरण में जो चर है उस चर का अधिकतम घात कितना है। अगर उस चर का अधिकतम घात 2 होता है तो द्विघात समीकरण होगा, यदि 2 घात नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ये सवाल है आपका, पूछ रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो क्या करना है, पहले इसे देखिए क्या ये जो लिखा गया है क्या इसके मानक रूप में लिखा गया है, इस रूप में नहीं लिखा गया। तो सबसे पहले इसको इस रूप में बनाओ। इसको हल करने के लिए इनमें से कौन सूत्र का प्रयोग होगा, पहला ये a ये b, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो देखिए a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो a स्क्वायर यानी x² प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे x गुणे 1 बराबर 2 का x में गुणा होगा तो 2x माइनस कितना 3। एक बार और हल कर लेते हैं। x² यहाँ प्लस 1 यहाँ प्लस 2x बराबर, देखिए इधर का प्लस 2x है इधर का आएगा माइनस 2x और इधर का -3 है इधर का आएगा +3 बराबर 0 बच जाएगा। उधर एक लाइन और सरल कर लेते हैं, देखिए इससे ये कट गया, बचा क्या x² और प्लस x वाला तो गायब है तो +1 यहाँ 3 यहाँ कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। अब इससे बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है। अब आप कहेंगे कि ये इस रूप का है ही नहीं, इसी रूप का है ये, लेकिन यहाँ पे b का मान क्या दिखाया गया है, 0 दिखाया गया है। यदि b का मान 0 होगा, हमने बताया केवल किसका मान नहीं 0 होना चाहिए, a का बस, बाकी इनमें से कोई भी अगर 0 रहेगा तभी द्विघात समीकरण होगा। आइए तो बताइए दो घात समीकरण है कि नहीं। हाँ, दो घात समीकरण है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें जो चर राशि है x है इसकी अधिकतम घात कितनी 2, देखिए 2 है तो इसलिए दो घात समीकरण है। उम्मीद करते हैं पहला सवाल समझ में आया होगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। क्या लिखा है, x² - 2x बराबर -2 और 3 - x। इसको हल करते हैं तो x² इधर तो हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, x² - 2x, इसका इसमें गुणा होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस और 2 तिहाई 6, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस 2 का x में गुणा होगा तो 2x। इनको इधर ले आइए, x² इधर हम -2x, इधर -6 इधर आएगा +6, इधर +2x इधर आएगा -2x = 0। इसको और सरल कर देते हैं, x² -2x यहाँ -2x यहाँ जुड़ जाएगा -4x और +6 = 0। अब देखिए इस रूप का बन गया है। अब देखिए क्या इसकी अधिकतम घात कितनी है, देखिए 2 है ना, तो ये दो घात समीकरण होगा, ये दो घात समीकरण है। समझ में आ रहा, उम्मीद करते हैं आपको। देखिए आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में लिखा x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। ये है, बताना है दो घात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए पहले क्या इस रूप में लिखा है, नहीं लिखा, इस रूप में बनाइए, गुणा कीजिए, x का x में गुणा x², x का 1 में गुणा +1 प्लस x माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 2 का x में गुणा 2x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस 2 1 कम 2, इसका गुणा x का x में गुणा होगा x², x का 3 में गुणा होगा +3x, यहाँ 1 का यहाँ x में गुणा होगा तो 1x आएगा, माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस 1 तिहाई 3, सबको इधर ले आओ, x² प्लस देखिए 1x यहाँ प्लस में यहाँ 2x माइनस में तो हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो -x
-2, इधर आएगा -x²। इधर देखिए 3x में से 1x चला जाएगा 2x प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का 2x, और इधर -3 इधर आएगा +3 बराबर 0। देखिए x² यहाँ माइनस में, x² यहाँ प्लस में, तो कट गया। एक x माइनस में, 2x माइनस में, तो जोड़ के कितना x -3x। यहाँ -2 है, यहाँ +3 है, तो 2 में से 3 में से 2 गए, 1 + 1 बराबर। तो क्या बताइए ये दो घात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसका जो अधिकतम घात है वो 1 है। अगर इसकी अधिकतम घात 1 है तो ये रैखिक समीकरण होता, दो घात नहीं। हमने बताया दो घात समीकरण होने के लिए इसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि सवाल समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आपको दोबारा देखना और बताई गई बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कुछ नहीं बताया गया आपको, केवल इतने बताया गया है कि अगर दो घात समीकरण होगा तो उसके चर की अधिकतम घात 2 होगी, और इसका मानक रूप में बनाइए और देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो उसे दो घात समीकरण कहते हैं, अगर नहीं है तो दो घात समीकरण नहीं कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या लिखा है? x -3 2x + 1 बराबर x + 5। पहले इनका गुणा होगा। x का देखिए गिनती में गुणा, अक्षर का अक्षर में। यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है तो 1 का 2 में गुणा होगा तो 2, और x का x में गुणा होगा तो x²। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस। x का 1 में गुणा होगा तो 1x। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस। 3 का 2 में गुणा होगा तो 3 दूनी 6, इनटू में क्या है x। माइनस है प्लस माइनस, 3 एकम 3 बराबर। इनका गुणा x का x में तो x², प्लस है तो प्लस, 5 का x में गुणा 5x। इन सबको इधर ले आएंगे, 2x²। अब 6x में से 1x जाएगा तो यहाँ माइनस है तो माइनस में से कटा रहे तो माइनस, 6x में से 1x चला जाएगा तो x 5x -3। इधर +x² है, इधर आएगा -x²। इधर +5x, इधर आएगा -5x बराबर। हल कर देंगे। 2x² में से 1x² घट जाएगा तो 1x², -5x यहाँ, -5x यहाँ, तो जोड़ के हो जाएगा -10x, और -3 यहाँ है तो -3 बराबर 0। देखिए क्या द्विघात समीकरण है? हाँ, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी लिखी? 2, तो इसलिए दो घात समीकरण है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए अब इसका हम पांचवा सवाल लेते हैं। इसमें बताना है दो घात समीकरण है या नहीं। तो ये सवाल लिखा गया है, आइए देखते हैं। x² + 3x + 1 बराबर, इस देखिए a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा अब की बार। तो a² यानी x² -b a² + b² यानी 2² -2ab 2 गुणे x गुणे 2। हल कीजिए तो x² + 3x + 1 बराबर x² -2 दूनी 2 का वर्ग कितना होता है 4, और -2 दूनी 4x। सबको इधर ले x² + 3x + 1 -x² -4 और +4x बराबर 0। x² से x² कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, ये 3x प्लस का है और ये 4x प्लस का, तो जुड़ जाएगा 4 3 7x। इधर 1 प्लस में, इधर 4 माइनस में, तो 4 में से 3 जाएगा -3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके चर की अधिकतम जो घात है वो 1 है, 2 नहीं है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे क्योंकि इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। आइए अब हम इसका छठा सवाल देखते हैं। अब छठे सवाल के बाद 3 सवाल रह जाता है। इसे आप कोशिश करेंगे जैसे बताया गया ऐसे लगाएंगे और देखेंगे कि क्या ये दो घात समीकरण आता है या नहीं। आप चर की अधिकतम घात देखिएगा, अगर चर की अधिकतम घात 2 होती है तो उसे हम दो घात समीकरण कहते हैं, यदि नहीं होता है तो उसे हम दो घात समीकरण नहीं कहते। तो आइए इसका ये
छठा सवाल देख लेते हैं क्योंकि इसमें क्यूब का फार्मूला है। तो छठे क्वेश्चन में आप देख लीजिए क्या लिखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस ए। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र है, ये वाला सूत्र लगेगा। तो a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3a का मान x, b का मान 2, ब्रैकेट में a प्लस b, x प्लस 2 हो गया, बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो 2x कितना हो जाएगा क्यूब, एक गुणा में घातें जुड़ती हैं, और माइनस 2x का एक में गुणा होगा तो 2x, ब्रैकेट खोल देना है यहाँ पे आपको। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 की घात 3 का मतलब कितना होगा 8, और प्लस 2 तिहाई 6x, और इंटू में x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। एक लाइन और सरल कीजिए, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x, अब गुणा कर दीजिए 6x का x में गुणा होगा 6x स्क्वायर, और प्लस 6 दूनी 12x, इधर आएगा माइनस 2x क्यूब, इधर आएगा प्लस 2x बराबर 0। देखिए यहाँ पे 2x क्यूब है, यहाँ पे 1x क्यूब है, या माइनस का है, ये प्लस का, तो घट जाएगा, माइनस x क्यूब आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ लिखा प्लस 6x स्क्वायर, स्क्वायर का हो गया, प्लस यहाँ 12x है, यहाँ प्लस 2x है, तो जुड़ जाएगा, प्लस 12 2 14x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस कितना आएगा 8 बराबर 0। क्या ये दो घात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी लिखी है? 3 लिखा है, इसीलिए ये दो घात समीकरण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दो घात समीकरण आपको पहचानने आ गया होगा। क्या होता है दो घात समीकरण? हमने बताया वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, उसे हम दो घात समीकरण कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो 7वां 8वां और 9वां इसे आप लोग लगाएंगे क्योंकि यही से सेम टाइप से लगेगा। आइए अब हम आपको 10वां क्वेश्चन बताते हैं। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप भी 7वां 8वां 9वां तो आप लगाएंगे क्योंकि सेम टाइप से लगेगा, इसलिए हम इसको छोड़ दिए। अब हम देख रहे हैं 10वां क्वेश्चन, दो क्रमागत धन पूर्णांक। पहले इसका मतलब समझो कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। जैसे क्रमागत का मतलब जो संख्या क्रम से हो, जैसे 3 4 5 ऐसे होता है क्रमागत। तो देखिए केवल क्रमागत की बात किया है इसमें, तो क्रम का मतलब एक के बाद दूसरी संख्या, ये तो क्रमागत का मतलब समझ में आया। अब समझना कि धन का मतलब संख्याएं प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं बल्कि प्लस में। तो सभी संख्या किस में? प्लस में, ये भी समझ में आया। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? हमने बताया धनात्मक से लेकर ऋणात्मक तक सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। तो हमने तो पूर्णांक लिखा, लेकिन कौन से पूर्णांक की बात कर रहा था? धन। तो हमको माइनस नहीं धन वाला देखना। तो ये पूर्णांक आ कैसे रहे? क्रमागत का पूर्णांक अंतर कितने का है? 4 में से 3 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 6 में से 5 गए, यानी 1 का अंतर है ना। देखो 1 का अंतर है कि नहीं है? यहाँ पे 1 का अंतर है ना, तो इसलिए जो यहाँ पे हम पूर्णांक मानेंगे। तो अब यहाँ पे हम 10वां क्वेश्चन लगा रहे हैं, 10वां। तो माना पहला पूर्णांक कितना होगा? x। तो दूसरा कितना होगा? हमने बताया पहले 3 फिर 4, एक ज्यादा था ना, तो इसीलिए दूसरा पूर्णांक कितना होगा? दूसरा पूर्णांक होगा कितना? x प्लस 1, तभी तो दूसरा आएगा। अब कहा कि दोनों का गुणनफल, मतलब दोनों का गुणा करना है। x का गुणा होगा x प्लस 1 में, तो बराबर कितना आएगा भैया? 306। कह रहा पूर्णांक बता दीजिए। चलिए हल करते हैं पूर्णांक को। गुणा कीजिए इसमें, x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस x बराबर, देखिए इधर आएगा तो बराबर 306 ही है, इधर आएगा क्यू आर माइनस, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये हुआ तो दो घात समीकरण। लेकिन अब ये दो घात समीकरण में आपसे पूर्णांक पूछ रहा है, तो अगर आपको पूर्णांक ज्ञात करना होगा तो यहां से x की वैल्यू पता करना होगा। तो अब ये तो आ गया दो घात समीकरण।
तो दो घात समीकरण को हल करने के लिए कई विधि होती है। पहला गुणनखंड विधि होता है, दूसरा होता है श्रीधराचार्य सूत्र से आप हल कर सकते हैं, तीसरा आप इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर सकते हैं। तो तीन विधि है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे अभी हम जो आपको बताने वाले हैं वो है गुणनखंड विधि। कैसे क्या करना होता है गुणनखंड में, तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाली संख्या कितनी लिखी है 306। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक का गुणा करेंगे तो यही आएगा। यानी क्या करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा होता है। तो 306 यहाँ पे है, 3 और 1 यहाँ पे है, तो 306 और 1 का फैक्टर गुणा करेंगे 306 ही आएगा। 306 है। अब इस 306 को दो भाग में तोड़ना। कितने भाग में? दो भाग में इस तरह से तोड़ना कि बीच वाला आ जाए। यहाँ पे कितना लिखा है? 1 लिखा, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। तो पहले इसे दो भाग में तोड़ना है और तोड़ने के बाद अगर इसी के आगे ये माइनस है तो जो घटाने पे ये संख्या आनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर ये संख्या आनी चाहिए। ध्यान देना क्या हमने बताया, माइनस है तो घटाने पर, यानी माइनस का मतलब ही घटा होता है, प्लस का तो जोड़ होना चाहिए। ये तो समझ में आया। पहले और लास्ट का सबसे पहले गुणा, फिर जो आएगा दो भाग में तोड़ना है, और माइनस करेगा तो घटाने पे ही आना चाहिए, प्लस रहेगा तो जोड़ने पर। तो 306 का 1 में गुणा हुआ 306 आएगा। अब इसको दो भाग में तोड़िए कि घटाने पे 1 आ जाए। अब नहीं पता कैसे दो भाग में तोड़ना है तो आसान तरीका क्या है, इसका फैक्टर कर लो सबसे अच्छा। 2 से काट दीजिए, 153 हो जाएगा। 153 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 1 कम 2, 1 3, 10 2 पंजे 10, 2 3 6। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट दो भैया, 3 बचे 15 और 3 1 कम 3 हो गया। अब कैसे कटेगा? 3 से कट जाएगा, फिर 3 से काट दो भैया, 3 1 कम 3, 2 5 21, 3 7 21। अब 17 तो केवल 17 से ही कटेगा, इसके अलावा नहीं कटने वाला है। अब देखिए हमारे पास 306 का फैक्टर कितना बचा है। तो 306 का जो हमारे पास फैक्टर आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ये कितने रूप में, कितने पदों में लिखा गया? 4। देखो 1 2 3 4। और हमने बताया बनाना किस में है? 2। तो इसको भैया एक साथ करो 2 को, तभी तो 2 में होगा ना, क्योंकि ये तो 4 में लिखा है। तो क्या करना है, अगर हम इसको एक साथ करें, इनको एक साथ करें, तो देखो ये तो 17 3 51 3 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि घटाने पे 1 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको तीनों को एक साथ ले लेते इसको, तो होगा क्या 2 3 6 3 18 और गुणे कितना 17, तब भी वही संख्या आएगा। देखो 18 और 17 है कि नहीं, तभी गुणा करेंगे 306 आएगा। अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए, इनका गुणा किया गया, 306 तोड़ देंगे दो भाग में। कहा था कि घटाने पे कितना 1, तो देखो 18 में से 17 घटाओगे 1 आएगा ना? हाँ आएगा। अब क्या करना है, इसको दो भाग में तोड़ देना है। x² प्लस यहां पे लिखना है आपको 18 माइनस 17 इंटू में क्या है x माइनस 306 इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं। ब्रैकेट खोल देना है, x² प्लस 18 का x में गुणा तो 18x, माइनस है तो माइनस लगा दी, 17 का x में गुणा तो यहाँ पे हो जाएगा 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कितना कॉमन है इन दोनों में? x कॉमन है, तो x को बाहर कर दीजिए, x प्लस कितना बच जाएगा 18, क्योंकि x x कट गया। माइनस यहाँ पे 17 कॉमन ले लीजिए, जब 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? केवल x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 से इसमें भाग करेंगे तो 18 बार जाएगा बराबर 0। भाग करके देख लेना 18 बार जाएगा। और एक बात ध्यान देना, कॉमन करते समय यदि ये संख्याएं सेम नहीं आती हैं तो आपका गुणनखंड गलत है। दोनों सेम है ना तो सही है। अब दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 18, इसको बाहर कर लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया माइनस 17, बराबर क्या बच गया 0। जब आप x प्लस 18 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 18, जो कि क्या होगा? अमान्य, जिसे अग्राह्य बोलते हैं, यानी ये मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं मान्य होगा? क्योंकि यहाँ पे धन पूर्णांक की बात हुई है इसीलिए। और ये किसमें आया है?
माइनस में, इसीलिए यहाँ पे ये मान्य नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, और जब x माइनस 17 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी उधर 17। तो हमारी पहली संख्या क्या है 17, अतः पहला पूर्णांक कितना है 17। तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 17 प्लस 1 बराबर 18। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये 10वां सवाल। अब आइए, अब आपको हम बता रहे हैं इसका 11वां सवाल। 11वें सवाल में देखिए क्या लिखा है कि कोई रेलगाड़ी है, समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करना है। कोई रेलगाड़ी है, एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो दूरी कितना दिया है 480 किलोमीटर, इतना दूर जाना है रेलगाड़ी को। कह रहा है यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। एक बात याद रखना, चाल और दूरी का जब भी सवाल आता है तो चाल और समय में एक विपरीत संबंध होता, अपोजिट का संबंध, जिसे विलोमानुपाती बोलते हैं। क्या होता है ये, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, क्योंकि अगर तेज चलोगे तो कम समय लगेगा और धीरे चलोगे ना तो ज्यादा समय लगेगा। तो जब यहाँ पे चाल कम हुआ है तो जाहिर सी बात है समय ज्यादा लगेगा। आइए देखते हैं, कह रहा है जब उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, कमी है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तब उसी 480 किलोमीटर दूरी को तय करेगा तो 3 घंटा ज्यादा समय लेगा। कह रहा ना 3 घंटा अधिक समय, क्यों, क्योंकि चाल कम हो गई। कह रहा रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल कितना हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी 480 है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480 बटे चाल कितना भैया x। ये तो इतना लेता जब ये अपने सामान्य चाल से चलता तब, लेकिन अब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है, तब ये जब 480 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लेगा 3 घंटा ज्यादा लेगा ना। तो बताओ 3 घंटा ज्यादा समय कौन लेगा, ये वाला कि ये दूसरा 3 किलोमीटर 3 घंटा ज्यादा लेगा ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये, और इसमें से घटाएंगे तो बराबर 3। कहोगे ये कैसे आ गया, नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए भैया, देखो जरा कितना आसान है ये। ज्यादा समय कौन लेगा जब चाल कम होगी, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब कम किया गया तो ये 3 घंटा ज्यादा ले लिया, यानी इसका समय ज्यादा और इसका समय कम है, क्योंकि ये सामान्य चाल से चला था तो इसका समय कम है। तो जब इस समय में से इस समय को घटाएंगे तो ना 3 घंटा आएगा, क्योंकि 3 घंटा ज्यादा लिया था। अब इसको हल करते हैं, तो 480 को कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा 1 बटे x माइनस 8 और माइनस 1 बटे x बराबर 3। तो भैया 480 इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा इसका एलसीएम x और x माइनस 8। x माइनस 8 से x माइनस 8 गया तो x बचेगा, x यहाँ माइनस लगा, x से x कट गया, कितना बचेगा x माइनस 8 बराबर 3 बटे 480। 3 एकम 3 और 16 3 48 160। हल करेंगे तो देखिए एक बार इसको और हल कर लेते हैं। तो x माइनस ये x और माइनस माइनस प्लस 8 और बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटे 160। देखो इस x से x कट गया, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 100 मतलब 16 और 8 128, 16 8 128 1280 आ जाएगा। यही है ना 1280। अब इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x इधर आएगा माइनस 1280 बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप।
तो आइए अब हमारे पास इस बचा है, अब इसको हमें दो फैक्टर में तोड़ना। हमने बताया कि इसका इसमें गुणा होगा तो एक है तो 1280 आएगा, और 1280 को दो भाग में तोड़ना है कि घटाने पर 8 आना चाहिए। तो आप देख लेंगे 40 गुणे 32 कीजिए कितना आएगा, यहाँ शून्य पहले लिख दो तो 4 दूनी 8 4 3 12, देखो 1280 आ गया ना, और 40 में से 32 घटाओ कितना आएगा 8 आया। लेकिन कहोगे ये कैसे पता चल गया, तो इसको आपको क्या करना होगा, इसका फैक्टर करना होगा, और फैक्टर करोगे तो कई पदों में आएगा, लेकिन उनका रेशियो ऐसा बनाना दो में करके कि इनके घटाने पर अंतर कितना आ जाए 8 आ जाए। तो ये आप कर लेंगे, कैसे करना हमने बताया, इसका फैक्टर करके। अब यहाँ पे लिखना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 8 को क्या लिख देंगे 40 माइनस 32 इंटू में एक्स माइनस 1280 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को खोलना है आपको, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है तो माइनस 40 का एक्स में गुणा होगा तो 40x, ये माइनस प्लस 32 का एक्स में गुणा तो 32x माइनस 1280 बराबर 0। इसमें कॉमन कितना है देखिए आप लोग x, तो x को बाहर करेंगे ना तो कितना बचेगा x माइनस 40। तो यहाँ पे प्लस कितना कॉमन लेना आपको x लाना, तो 32 को बाहर कीजिए तो क्या बचेगा x, यहाँ प्लस माइनस माइनस 32 इसमें भाग करेंगे ना तो 40 बार जाएगा। देखिए यहाँ भी x माइनस 40 है, यहाँ भी x माइनस 40 है, तो बाहर कर लीजिए x माइनस 40 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 32। और जब आप इक्वल टू 0 है ना, जब आप x माइनस 32 x माइनस 40 बराबर 0 रखेंगे, माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 40। और जब आप x माइनस x प्लस 32 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा माइनस 32। तो मान्य कौन होगा, ये माइनस में, चाल माइनस में नहीं होती ऋणात्मक, तो ये मान्य नहीं होगा। अतः रेलगाड़ी की चाल कितना, ये 40 प्लस वाला मान्य होगा, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल। तो उम्मीद करते हैं ये आपको 11वां सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए इस प्रश्नावली का हम लोग 12वां सवाल देखते हैं। तो 12वें सवाल में आप देखिए लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। तो लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो आयत में कौन छोटा होता है, चौड़ाई छोटा होता है, तो माना वही मानिए जो छोटा होता है। चौड़ाई बराबर कितना है x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो लंबाई लिखा है चौड़ाई का 2 गुना और प्लस 1, यानी चौड़ाई 2 का x प्लस 1, ये हो जाएगा मीटर। अब कहा भैया इसका क्षेत्रफल कितना 528 वर्ग मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया ये 528, लंबाई दिया ना 2x प्लस 1, चौड़ाई भैया x दिया है। हल करो 528 x का इसमें गुणा होगा तो 2x स्क्वायर और प्लस x, इसको उधर ले जाइए माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x से उधर माइनस 528 बराबर 0। अब 528 का 2 में होगा गुणा तो कितना हो जाएगा भैया 1056 हो जाएगा, गुणा करने पर कितना हो जाएगा 1056 होगा कि नहीं, इसका हो जाएगा गुणा करने पर। अब 1056 को दो भाग में ऐसे तोड़िए कि घटाने पर कितना है, क्योंकि माइनस है तो घटाने पे आना चाहिए कितना, यहाँ पे 1 आना चाहिए ना। तो 1 कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे पहले 1056 का फैक्टर कीजिए, 2 से 2 पंजे 10 528, फिर 2 से 2 दूनी 4 1 2 6 12 2 चौक 8, फिर 2 से 132, फिर 2 से 66 2 छक 12 2 छक 12, फिर 2 से 33। अब छोड़ दो ऐसे ही 32 37, क्योंकि 11 3 आएगा ना, तो देखिए इतना आया, क्योंकि काटोगे फिर वही आएगा, देख लो काट दो भैया बहुत करो तो 11 आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं होने वाला। तो मैंने इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ 33 को एक साथ ले लो, इसको यानी 11 तिया 33, इसको एक साथ कर दो तो 11 तिया कितना हो गया 33, और इधर की कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32।
तो देखो 33 और 32 का गुणा करेंगे ना तो 1056 आएगा, और 33 में से 32 जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो बस यही करना है आपको, 2x² प्लस इसकी जगह पे लिखना आपको 33 माइनस 32 इंटू में x माइनस 528 बराबर 0। तो 2x² प्लस 33x और माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या भैया, केवल x कॉमन है तो बाहर कीजिए x को, तो यहां बचेगा 2x और क्या बचेगा प्लस x कॉमन है ना तो 33 आएगा, 33 आया ना, और माइनस यहाँ पे आप कॉमन लीजिए कितना 32 कॉमन, 16 कॉमन ले लीजिए, 16 ही दोनों में कॉमन होगा तो 16 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 दूनी 32 इंटू में क्या होगा x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 16 से इसमें भाग करेंगे ना तो 16 तिया 48, 4 52 फिर 48 फिर 16 तिया 48 बराबर 0। देखिए दोनों में कॉमन है ना, बाहर ले लीजिए 2x प्लस 33, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 16 बराबर 0। जब आप 2x प्लस 33 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा माइनस 33/2, और जब आप x माइनस 16 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 16। अब कौन मान्य होगा, दूरी है, क्योंकि दूरी नापेंगे तो दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये क्या है धनात्मक, यही मान्य होगा। तो चौड़ाई है ना x बराबर 16 मीटर और लंबाई कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 33 मीटर। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे हमने 12वां सवाल लगा दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का लास्ट सवाल यानी 13वां सवाल, और इसी के साथ ये प्रश्नावली होगी समाप्त। तो आइए देखते हैं इसका 13वां सवाल कह रहा है कि रोहन की मां की जो आयु है वो रोहन की आयु में 26 साल जोड़ेंगे तो बराबर होगी। इसके कहने का मतलब क्या है कि रोहन की मां की आयु रोहन की आयु की 26 रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, और 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 होगा। तो रोहन की आयु बताओ, जिसकी छोटा रोहन छोटा है तो माना रोहन की आयु कितनी है x वर्ष, माना रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा x वर्ष, माना रोहन की आयु x वर्ष, रोहन x वर्ष है तो उसकी मां क्या साल की होगी, जो मां की आयु होगी देखिए रोहन की आयु प्लस 26, तो रोहन की x है तो प्लस कितना 26 वर्ष, ये हो गई इसकी मां की आयु। कह रहा 3 वर्ष पश्चात, तो 3 साल बाद लिखो ना प्रश्नानुसार, 3 वर्ष बाद ले जाओ दोनों को, x प्लस 3 और x प्लस 26 पहले से था, 3 और जोड़ दीजिए, तो दोनों की आयु का गुणनफल ना, देखो आयु का गुणनफल 360, गुणा कर दोगे कितना आएगा 360। हल करो x प्लस 3 और x प्लस 26 3 29 बराबर 360, गुणा करो x का x में गुणा तो x² और प्लस x का 29 में x तो 29x प्लस 3x और प्लस 3 का इसमें गुणा होगा तो 3 9 27 और 3 दूनी 6 6 2 8, यही ना बराबर 360। इधर लाएंगे 360 को माइनस होगा तो x², ये 29 प्लस ये भी प्लस में है तो जोड़ देंगे 9 3 12 यानी 32x, और इधर प्लस 87 है ना, इधर आएगा माइनस 360 बराबर 0। तो x² प्लस 32x और इसमें से घटेगा तो माइनस 10 में से 7 गए, 10 में से 7 गए कितना 3 6 5 बचा, 5 में से 8 नहीं जाएगा उधर गया, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचे कितना 200 बराबर 0। अब 273 का इस तरह से यहाँ पे 273, यहाँ पे एक गुणा करेंगे 273, इसका फैक्टर इस तरह से करेंगे कि यहाँ माइनस से तो घटाने पर 32 आ जाए, तो 273 को आप तोड़िए एक बार, 273 को तो 3 से काट दीजिए, 3 9 27 3 1 3 और फिर 3 7 से काट दीजिए ना, 13 7 91, तो अब नहीं कटेगा तो देखो एक कर दो 7 3 21 और कितना 13, गुणा करोगे 273 आएगा, कह रहा घटाने पर 32 आ जाए, तो क्या घटाने पर 32 आएगा, नहीं आएगा ना।
अब क्या करोगे फिर तब 32 तो घटाने पे आ नहीं रहा है, तो क्या करो ना 13 का 3 के साथ गुणा कर दो, तो 13 और 3 का गुणा हो जाएगा 39, और फिर कितना बच जाएगा 7, तब भी यही आएगा। तो 39 में से 7 घटाओ, देखो 32 आता है, हाँ आ जाएगा 32। तो यही लिखना आपको एक्स स्क्वायर प्लस 32 की जगह पे लिखना 39 माइनस 7 इंटू में एक्स माइनस 273 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो प्लस लिख दो, 39 का एक्स में गुणा तो 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा एक्स प्लस 39, यहां माइनस कितना कॉमन लेना है 7, तो माइनस माइनस प्लस, 7 से 7 कटा, एक्स बचा माइनस माइनस प्लस, 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21, 6 और 27 63, 7 9 63 बराबर 0। देखो सेम है ना, कॉमन ले लो, एक्स प्लस 39 और क्या बचा एक्स माइनस 7 बराबर 0। जब x प्लस 39 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 39, और जब x माइनस 7 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो x का मान तो माने थे, x जो कि 2 में है माइनस 1 प्लस, तो हम ये मान्य नहीं होगा, यानी अग्राह होगा। क्यों भैया? क्योंकि ये माइनस में आयु ऋणात्मक नहीं होती है। अतः रोहन की आयु कितनी है 7 वर्ष है। अतः रोहन की आयु कितनी है 7 वर्ष है। इसी के साथ प्रश्नावली 4.a समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, नए हेडिंग के साथ। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए यदि वीडियो आपको कोई भी सवाल समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप दोबारा देखिए। उम्मीद करते हैं आपको 100% समझ में आए।